है, तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग? GS1 का पेपर डिस्कशन, स्पेसिफिकली कौन सा सब्जेक्ट? ज्योग्राफी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन पेपर देखे हो तुम लोग? अभी देख रहे हो? चलो देख लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस PDF में आपके लिए 25 के साथ साथ बाकी पेपर्स भी हैं, है ना, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, आप कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपको दिखेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बस फ्रेज चेंज हुआ है, आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्या समझ रहे हैं इससे? अच्छा, सबसे पहले ये एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग को सिलेबस याद है ज्योग्राफी का? कितने लोगों को सिलेबस पता है? एग्जैक्ट सिलेबस जो UPSC देता है हम लोगों को, याद है किसी को? कुछ कीवर्ड्स कि हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। हाँ, ये हमारा क्या है? सिलेबस है। ठीक है, क्या क्या है सिलेबस में? सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं आप लोगों को सिलेबस, है ना, आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। इसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या है, वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोग क्या क्या कैप्चर करता है ये, है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई आप लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो बताइए मेरे को क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर आप लोगों को, कोई आइडिया? रमन, अच्छा सॉरी राहुल। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि हम लोगों को ईजियर सेंस में, आप लोग ईजियर सिंपल वर्ड्स में आप लोग क्या बोलेंगे? जैसे कि आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? माउंटेन्स। फिर आपको क्या दिख रहा है? प्लेटू दिख रहा है। पहाड़ मतलब क्या बोलते हैं इसको? पठार, है ना, पठार आपको दिख रहा है, तो आप किसके बारे में पढ़ेंगे? पठार। फिर इसके बाद क्या होता है? नदियाँ हैं, है ना, रिवर सिस्टम्स, रिवर बेसिन, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है? आपको ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। लार्जर स्केल में कॉन्टिनेंट है, स्मॉलर स्केल में जाते जाएंगे और छोटी छोटी फिजिकल फीचर्स आपको ज्योग्राफी के मिलते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में कवर करनी है? वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में, है ना। आपको सारे फीचर्स के बारे में पढ़ना है, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे वो डेवलप होते हैं, कैसे इवॉल्व हुए हैं, इनके बारे में सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? पढ़नी है इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स, है ना, ये इकोनॉमिक कंसेप्ट भी है, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को कैप्चर करता है आपका, है ना, ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स। इसमें किस किस सेंस में पढ़ना है आपको? वर्ल्ड के सेंस में और इंडियन सेंस में, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सेंस में। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनाज हैं। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनाज, इसमें नाम भी लिख दिया है आपको, जैसे कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, साइक्लोन्स हैं, है ना, एक्सेट्रा। अब आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप किस में डिवाइड करेंगे? पहली चीज़ है कि भाई अब ये आपके पास ज्योग्राफी के लिए 3 सेक्शंस हैं, है ना, 3 पॉइंट्स हैं एक्चुअल में। अब जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें दिया गया है, हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड नेशंस। अब इसमें किसके बारे में पढ़ना है आपको? अब देखो ये एक्चुअल में क्या है? कन्फ्लुएंस है 2 टॉपिक्स का। कौन कौन सा? इन्वायरमेंट, है ना, क्लाइमेट चेंज, और प्लस ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है? आइलैंड्स, है ना, आइलैंड्स के बारे में जैसे हम पढ़ रहे हैं, आइलैंड्स कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनका इम्पैक्ट सी लेवल से कैसे होने वाला है या फिर क्लाइमेट चेंज से कैसे होने वाला है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानना है, आपका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जैसे हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ आर द क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज। तो सबसे पहले जो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई आपका क्लाइमेट चेंज से क्या मतलब है ना, क्लाइमेट चेंज क्या है, और दूसरा वर्ड है सी लेवल राइज क्या है। ठीक,
और इन दोनों फिनोमिनास को आपको किसके सेंस में बताना है? आइलैंड नेशन के सेंस में बताना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए बताइए, सी लेवल राइज और क्लाइमेट चेंज क्या है? ये जनरल टर्म्स हैं। ठीक है, आप इस बात को याद रखिए कि आप जनरल स्टडीज़ का पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप इन द जनरल सेंस कैसे समझते हैं इन चीज़ों को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कोई बताएगा कि भाई सी लेवल राइज से आप क्या समझ रहे हैं? समुद्र का जल स्तर का ऊपर उठना। हाँ। और क्लाइमेट चेंज एक्चुअली जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है और इन की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से जो है ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, उसकी वजह से लगातार जल स्तर बढ़ते जा रहा है। इसलिए जो द्वीप जो है वो कम नहीं, मतलब आपको अभी बताना है कि पहले क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं, है ना? मतलब केवल क्लाइमेट चेंज वर्ड जो है, क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज, दो वर्ड्स अभी केवल। वर्तमान जलवायु में कोई भी परिवर्तन। हाँ, तो सबसे पहले आपको जानना है क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट क्या होता है लॉन्ग टर्म में, जैसे इंडिया का क्लाइमेट क्या है? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, है ना? हमारे यहाँ हर साल 4 महीने के लिए मानसून होता है, बाकी टाइम क्या होती है? गर्मी होती है, हल्की थोड़ी सर्दी हम लोग महसूस करते हैं। और ये किस में है? पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है सेम मानसून क्लाइमेट। ठीक है, चाहे वो अबोव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो या बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हल्का फुल्का टेम्परेचर का और कुछ लोकल कंडीशंस का चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्लाइमेट। ठीक, अब इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? जैसे हो सकता है कि आपने किसी साल कम टेम्परेचर फील किया, मतलब आपने जो टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे गर्मी के टाइम पे आप 45 डिग्री हर साल एक्सपीरियंस करते थे, है ना? अब वो हो सकता है बढ़ के आपको हीट मतलब आपको ज़्यादा महसूस होने लग रही है ना? तो वो क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे कि बारिश आपका पहले कब होता था? जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक होता था, है ना? अभी क्या है? कभी आपको मिल रहा है अप्रैल में, है ना? इस बार क्या है? मार्च अप्रैल में आपको बहुत ज़्यादा बारिश अनुभव किया आपने, लेकिन जून में क्या था? वो बहुत कम था, है ना? तो ये क्या है? एक टाइप का क्या है? क्लाइमेट चेंज का पार्ट हो सकता है ना? लेकिन ये हम किस टर्म में देखेंगे? लॉन्ग टर्म में देखेंगे, है ना? स्मॉलर टर्म्स में नहीं देखेंगे। मतलब केवल एक साल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनॉमली बोलते हैं। ठीक है, जब ये लगातार होने लगे, है ना, आपका पूरा क्लाइमेट का डायरेक्शन शिफ्ट हो जाए, जैसे कि आपका टोटल जो मतलब मॉनसून पीरियड में टोटल आपका रेनफॉल, है ना, वो कम होता है, तो वो क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। आपका रेनी मतलब आपका विंटर सीजन में टोटल टेम्परेचर राइज होता है ना, तो आपका क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, वैसे ही हम अलग अलग एरियाज़ में इस चीज़ को मतलब फील करते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल आप देखेंगे कनाडाज में हीट मतलब अर्बन हीट आइलैंड्स बनते जा रहे हैं, है ना? आप कई इमेजेस देखते हैं जिसमें कनाडा के लोग परेशान हैं गर्मी से, है ना? यूके के लोग परेशान हैं गर्मी से, फ्रांस के लोग परेशान हैं गर्मी से, जबकि ये क्या एरियाज़ क्या है? ये कोल्डर क्लाइमेट्स हैं, है ना? इनके यहाँ अगर थोड़ा भी टेम्परेचर राइज होता है, मान के चलिए 32 से 33 डिग्री चेंज होता है एवरेज टेम्परेचर आपके नॉर्मल डेज़ में। हम लोग जिस टाइम पे हम लोग यहाँ पे समर बोलते हैं, यहाँ 45 डिग्री होती है, वहाँ 32 से अगर 33 होता है तो वो हीट में परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चेंजेस जो हैं आपको अलग अलग एरियाज़ का है। ठीक, अब जैसे ये दूसरा चीज़ हो गया, जैसे सी लेवल राइज, है ना? सी लेवल राइज क्या है? क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाला एक सेकेंड मतलब उसका सेकेंडरी सब्सिडरी पार्ट है। अब सी लेवल राइज के अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि किस कारण हो रहा है सी लेवल राइज? समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ रहा है, किस कारण हो सकता है? पहला ग्लेशियर के पिघलने के कारण। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना? जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि अगर पानी को गर्म किया जाए तो वो फैलता है। ठीक है, तो पानी मतलब जो जल है, समुद्र का जल है, उसके टेम्परेचर में अगर 1 डिग्री चेंज होता है तो वो क्या होता है? एक्सपांसन करेगा, विस्तार करेगा। ठीक है, तो उसके कारण भी क्या होता है? सी लेवल राइज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इन दोनों फिनोमिना का हमको क्या देखना है? इफेक्ट देखना है किस पे? आइलैंड नेशन पे। ठीक, तो अब इसका मान के चलो मेरे को बताना है, आप लोग को अगर बताना है इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, तो वो क्या लिखना चाहेंगे आप लोग? कैसे लिखेंगे? जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने पहले भी बताया आप लोगों को क्या क्या लिखना होता है। कोई अगर डेफिनेशन आपको पता है ना, जो लेकिन इस क्वेश्चन के सेंस में वेरी इंपॉर्टेंट है ना?
तब आप उसको इंट्रोडक्शन में डालेंगे। दूसरा चीज़ है, अगर वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, डेटा है ना, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप उसको डालेंगे जो आपके क्वेश्चंस को वैलिडिटी देता है ना। भाई अगर ये क्वेश्चन है, अगर मैं एक ऐसा इंट्रोडक्शन दे दूं जो मुझे वाकई में इस क्वेश्चन को राइज करने के लिए मतलब फील हो कि भाई ये वाकई में एक वैलिड क्वेश्चन है ना, तो उससे क्या है, उसकी प्रकृति बढ़ जाएगी, मतलब उसका इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक। और तीसरा क्या चीज़ देख सकते हैं, चलिए अभी हम लोग ये दो चीज़ लेके चलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इसके लिए देना हो तो आप लोग क्या देंगे, डेफिनेशन या फिर डेटा। ऐसे मुझे पता है आप लोग को डेटा कोई भी अभी पता नहीं होगा, है ना। रफली अगर कोई चीज़ याद हो तो न्यूज़पेपर में अगर पढ़ा हो कभी, है ना, तो आप बता सकते हैं। जनरली आपको डेटा न्यूज़पेपर से ही मिलेगा। ठीक, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन यूपीएससी खुद देता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा है यूपीएससी का 2023 का मेंस का इन्वायरमेंट का पेपर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया। इन महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव है? ठीक है, समुद्र स्तर वृद्धि, समुद्र स्तर वृद्धि प्लस सबसे इम्पोर्टेंट डेटा, ठीक है, 1 मीटर राइज कब तक, 2021 तक, मतलब 2100 एडी तक, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट अगर मैं अपने मतलब इंट्रो में डाल दूं तो कितना इम्पैक्ट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो ये आपका क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग ये इंट्रोडक्शन, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हाँ बस यहाँ से आईपीसीसी ने यहाँ तक, है ना। ये आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये अपने आप में इस क्वेश्चन के लिए क्या है, इंट्रोडक्शन है। अगर ये क्वेश्चन आप जान रहे हैं तो आपके लिए क्या है, ये क्वेश्चन आसान है। अब इस क्वेश्चन में कुछ बच रह गया मेरे को बताइए। ये क्वेश्चन 2023 का है ना, यूपीएससी ने खुद पूछा है। बस डिफरेंस ये है कि ये क्वेश्चन जीएस पेपर 3 का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप पहले से प्रिपेयर कर के रखे हैं तो आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है। ठीक, समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ एक और डेटा लिखेंगे, जैसे इसी में ही, है ना, ये जैसे आपका आईपीसीसी का जो वो है रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का नाम है असेसमेंट रिपोर्ट 6, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं 6th असेसमेंट रिपोर्ट, है ना। ये अलग अलग जारी करते रहता है ना। असेसमेंट रिपोर्ट 6, इसको ब्रैकेट में AR6। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे लिया गया है ना, आईपीसीसी का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में मतलब इसके साथ साथ एक और चीज़ बताई गई है कि आपका 1900 से लगभग 2018 तक, है ना, टोटल 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है, सी लेवल राइज हो चुका है। ये क्या है, हो चुका है। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, अब इंट्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट किस में आएंगे, बॉडी में, मेन पार्ट, है ना, मुख्य भाग, क्वेश्चन का हमारा जो मुख्य भाग है उसमें। तो इसमें आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, क्या मतलब आपको क्या चीज़ें बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज अफेक्टिंग मतलब आपको क्या बताना है, इन दोनों का इम्पैक्ट बताना है। किन पे इम्पैक्ट बताना है, आइलैंड कंट्रीज़ पे। ठीक है, तो अगर आपको आइलैंड कंट्रीज़ पता है, मतलब आपको वर्ल्ड मैप का आइडिया है, तो आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर चाहें तो इस रिपोर्ट के बाद क्या बनाइए, एक सीधा वर्ल्ड मैप, एक वर्ल्ड मैप बनाइए जिसमें सारे आइलैंड कंट्रीज़ जो हैं वो आप मैप में बता सकते हैं, है ना, उनको डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जियोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको मैप के थ्रू समझाना है। ठीक, अब जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, अब जैसे हमने पढ़ा है ना कि भाई हमारा जो है ये 1 मीटर राइज हो रहा है। अब 1 मीटर राइज आइलैंड कंट्रीज़ के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस चीज़ को बताने के लिए आप एक स्टेटमेंट बताइए कि मालदीव का एवरेज जो हाइट है ना, सी लेवल जो मतलब हाइट है टोटल, मतलब
एवरेज हाइट जो है मालदीव्स का है वो 1.5 मीटर है। ठीक, एवरेज हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल ऑफ मालदीव्स इज़ 1.5 मीटर। अगर 21 मतलब 2100 सेंचुरी पे एडी पे अगर हमारा वर्ल्ड का मतलब सी लेवल है अगर 1 मीटर बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या होगा, पूरा मालदीव्स जो है एक तरह से डूब जाएगा, है ना। उसके बहुत सारे आइलैंड्स, वो क्या है, मालदीव्स क्या है, अलग अलग आइलैंड्स का ग्रुप है, तो बहुत सारे ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। ठीक, तो वैसे ही अलग अलग और कंट्रीज हैं, जैसे फिजी है, वनातू है ना। आप लोग वर्ल्ड मैप जब देखेंगे तो इक्वेटर के आसपास बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज देखेंगे, है ना। मॉरिशस है, रीयूनियन आइलैंड्स हो गए। ठीक, हाँ वो भी आ जाएगा, लेकिन उसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कुछ कुछ आइलैंड कंट्रीज होंगी वो उनका हाइट कम होगा, तो वो भी इम्पैक्ट होंगे, है ना। तो ऐसे सारी कंट्रीज़ जो मतलब आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो इम्पैक्ट होंगे। ठीक, तो सबसे पहला तो इनका जो एग्जिस्टेंस है ना, इम्पैक्ट में क्या हो गया, सबसे पहला तो इनका एग्जिस्टेंस ही खतरे में है ना। लेकिन ये 2100 की बात हुई, उससे पहले क्या होगा, क्योंकि सी लेवल आपका धीरे धीरे राइज होगा। ठीक, तो अगर राइज होता है, अगर एमिशन और ज़्यादा बढ़ता है, तो ये एक एस्टिमेशन है, तो ये हो सकता है और ज़्यादा बढ़े। ठीक, अब इसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे ये तो पहला चीज़ हो गया आपका एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, है ना। आइलैंड कंट्रीज हो सकता है रहे ही ना, लेकिन जैसे मान के चलो, अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इम्पैक्ट लिखेंगे, है ना। अलग अलग मेन बॉडीज़ में क्या लिखेंगे, इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम वेरियस डायमेंशंस में लिखेंगे। जैसे कि कोई बताएगा कौन कौन से डायमेंशंस अफेक्ट होंगे। सबसे पहले तो लैंड प्रभावित होगा, तो वो हाँ ठीक है, ये तो सबसे पहला हो गया कि भाई आइलैंड जो कंट्रीज़ हैं वो अपने आप में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है ना। इसको तो सबसे पहले आपको बताना ही बताना है कि ये लोग क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, जैसे कि हाँ, इसको अलग अलग जैसे हम लोग जो हेडिंग्स लिखते हैं, आप लोग कोशिश करिए उसमें लिखिए, है ना। जैसे कि पहला हेडिंग आपका क्या हो सकता है, इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना। सबसे पहले क्या हो सकता है, इकोनॉमिक। ठीक, तो इकोनॉमी में क्या क्या मतलब आएगा, इसमें इकोनॉमी में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एसएलओसी लाइन का एक पार्ट है, हाँ, तो यदि मालदीव नहीं रहेगा, हाँ, तो एसएलओसी लाइन में जो जहाज़ों की स्टॉपेज स्टेशन वगैरह थे, हाँ, तो वो इम्पैक्ट होगा, है ना। सी लाइन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, सी लाइन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मतलब सारे मतलब कई और पोर्ट्स रहेंगे, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है इन कंट्रीज़ का इकोनॉमी। जैसे आपने 2021-22 के आसपास पढ़ा होगा श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, किस चीज़ के कारण इंड्यूस हुआ था, कोविड के कारण। लेकिन कोविड के टाइम पे क्या हुआ, सबसे मेजर चीज़ क्या हुई, उनका टूरिज्म बंद हो गया, टूरिज्म प्रभावित हुआ। मतलब वो पूरा कंट्री, है ना, ऐसे बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो केवल और केवल किस में सर्वाइव कर रहे हैं, टूरिज्म, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनका जो मतलब इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा, टूरिज्म इफ़ेक्ट होगा। ठीक, जैसे मालदीव्स क्या है, बहुत सारे सुंदर सुंदर बीचेस, है ना, बीच जो हैं और मतलब लैंडस्केप्स जो हैं, इनके कारण क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन अगर ये होंगे ही नहीं तो फिर कौन जाएगा वहाँ पर, है ना। फिर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो जाएगा, और कोई टूरिज्म में ही फिशरीज, है ना। आइलैंड कंट्रीज़ का दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, फिशरीज। फिशरीज, है ना। क्या होगा, हाँ, सारे मतलब एक्वाकल्चर आपका कंप्लीट मतलब इसके लिए है, फिशरीज से ही रिलेटेड है एक्वाकल्चर। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मतलब आपका ये भी फार्म, मतलब जैसे प्लांट्स भी, प्लांट ग्रो करना भी इंक्लूड हो जाता है एक्वाकल्चर में।
तो लेकिन हमारा क्या है, मेन इम्पैक्ट क्या कर रहा है, फिशरीज सेक्टर क्या होगा, इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, फिर और क्या इम्पैक्ट करेगा, मान के चलिए यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, तो इनमें क्या होगा, सी वाटर पेनिट्रेट करेगा। सी वाटर क्या होता है, सॉल्टी, तो इससे क्या होगा, इनका प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स आप लिखेंगे दूसरे, मतलब इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए, जैसे टूरिज्म के लिए लिख लीजिए श्रीलंका और मालदीव्स का एग्जांपल लिख लीजिए, है ना। फिशरीज़ के लिए आप किसी और आइलैंड कंट्रीज़ का नाम लिख लीजिए, जैसे मार्शल आइलैंड, वनातू, है ना। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए लिख लीजिए, या फिर कंप्लीट मतलब इकोनॉमिक सेंस में, है ना, आप इन एग्जांपल्स को डाल दीजिए, इन कंट्रीज़ के एग्जांपल्स को डाल दीजिए। ठीक, एग्जांपल्स आपको लिखने जरूरी हैं, कुछ कुछ कंट्रीज़ के नाम आप लिखते जाइए, तो फिर क्या है, आपको एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स इनके मिलते हैं। ठीक, फिर दूसरा चीज़ और क्या हो सकता है, दूसरा और क्या होगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे इकोनॉमिक सेंस एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा आपका क्या होगा, कोई बताएगा, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन। हम भी आपको क्या याद करना है, डायमेंशंस निकालना है। ठीक है, वेरियस डायमेंशंस क्या क्या है जो आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कि इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक डायमेंशन एक हो गया, है ना। जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी के आपका डायमेंशन हो सकता है। मतलब सोशोलॉजी पढ़ते हैं, सोसाइटी आपका एक डायमेंशन, इंटरनेशनल रिलेशंस आपका इम्पैक्ट कर सकता है ना। तो जैसा जो जो चीज़ें आप पढ़ते जाते हैं, डायमेंशंस जो आपको पता है, जैसे इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है इन पॉइंट्स को, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे दूसरा चीज़ जो आपका है वो इन्वायरमेंट का आपको लिखना है। ठीक, इन्वायरमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है, इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आइलैंड कंट्रीज़ के अराउंड कैसा इन्वायरमेंट होता है। आपको सबसे पहले पता होगा कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या है, आज के डेट में हम लोग लंग्स, मतलब कोरल रीफ हमारा क्या है, एक्चुअल लंग्स है ना, एक्चुअल ऑक्सीजन का सोर्स है। अगर सबमर्जेंस होगा तो कोरल रीफ डैमेज होंगे, तो वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस होगा। और साथ ही साथ कोरल रीफ्स क्या है, एक टूरिज्म स्पॉट है ना। बहुत से लोग आज भी मतलब डाइविंग के लिए जाते हैं, तो कौन से क्षेत्र में जाते हैं, जैसे आप अंडमान में जाएंगे तो आप भी डाइविंग के लिए जाएंगे, है ना। और वो किसके लिए, कोरल के आसपास ही आप क्या करते हैं, डाइविंग करते हैं। ठीक, तो वो एक पूरा इकोनॉमी और साथ में साथ इन्वायरमेंट आपका क्या होता है, डैमेज होता है। ठीक, तो इसको लिख लेंगे इन्वायरमेंटल में। इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट में और एक चीज़ है, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कोस्टल हैबिटाट्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट होंगी। कोस्टल हैबिटाट। फिर इसके बाद और क्या चीज़ हो सकता है, तीसरा पॉइंट कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे हाँ, कल्चर क्या है, मेजरली जो है ये सारे ट्राइब, मतलब जो आइलैंड्स हैं वो ट्राइबल आइलैंड्स होते हैं, मतलब एक ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एक ट्राइब, मतलब जाओगे जैसे अंडमान में जाओगे, कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जिसमें केवल एक ट्राइब रहता है ना। और वो ट्राइब क्या है, अपने कल्चर को अभी भी क्या कर रहा है, जिंदा करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये सबमर्ज होता है तो उनका एग्जिस्टेंस क्या है, ख़त्म हो जाएगा, है ना। उनका मतलब जो कल्चर्स हैं, कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दे आर इन डेंजर। ठीक, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है जो इसके कारण आती है, वो है पॉलिटिकल क्राइसिस। और ये पैदा होता है माइग्रेशन के कारण। अगर ये आइलैंड सबमर्ज होते हैं तो वेयर विल द पीपल ऑफ दिस आइलैंड्स गो, है ना, ये कहाँ मूव करेंगे, ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो इसके कारण क्या है, पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म लेंगे। जैसे अभी भी इंडिया में क्या देखते हैं हम लोग, सारी जगह हम लोग क्या देख रहे हैं, मतलब जो भी रिफ्यूजीज़ हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, है ना। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है कई जगह को मतलब अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होते हैं इनसे। ठीक, लेकिन हमको इनके लिए, माइग्रेशन के लिए कुछ ना कुछ तो हेल्प करना पड़ेगा, है ना, आगे जाके। तो वो कौन सी कंट्री होगी जो इनका खर्चा उठा पाएगा, या फिर इनके जो भी बर्डन्स हैं उनको उठा पाएगा। ठीक,
तो ये आपका हो सकता है। इसके साथ ही साथ क्या है, डिजास्टर। डिजास्टर्स बढ़ जाएंगे वर्ल्ड में। कैसे, कौन कौन से डिजास्टर्स हैं जो इंक्रीज होंगे? जैसे आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट चेंज के कारण, सी लेवल टेम्परेचर के राइज होने के कारण सुनामी, है ना, सुनामी तो नहीं मतलब साइक्लोन्स, हरिकेन्स, इनका क्या हो गया है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में, हाँ हाँ आइलैंड्स में हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मेनली आपको क्या है, जैसे अगर कोई हीट है, मतलब कोई सी है, सी तो एक छोटा सी है, जैसे मान के चलिए आसपास कोई सी है ना, जैसे फिलीपींस के आसपास लेते हैं, मान के चलिए उसका टेम्परेचर राइज होता है, तो उस वहाँ पर जो साइक्लोन्स हैं और हरिकेन्स हैं, इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इससे क्या क्या होगा, अगर ये सारी चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ती है तो इससे क्या क्या नुकसान होगा हमको, लाइवलीहुड डेंजर होगा, है ना, लाइवलीहुड इम्पैक्ट करेगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, इम्पैक्ट करता है। जैसे कि साइक्लोन हो गया, ठीक, इसके साथ ही साथ हरिकेन्स हो गए, और क्या हो सकता है, और कौन से डिजास्टर्स बढ़ सकते हैं, और कौन से डिजास्टर, फ्लड भी आ सकता है, फ्लडिंग भी हो सकता है। फ्लडिंग लेकिन मेनली क्या होता है, प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है ना, जहाँ पे मतलब वाटर जो है स्टेगनेंट हो, ठीक है, उसके मतलब बढ़ने की, लेकिन आपका जो आइलैंड्स होते हैं उसमें क्या है, वाटर जल्दी से रिसीड हो जाता है। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि जैसे टाइडल फ्लड्स है ना, वो सब बढ़ सकते हैं। ठीक है, टाइडल फ्लड्स हो गए, वो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है इनमें। ठीक है, तो लिख लेंगे ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारे पॉइंट्स आपके पास हैं, इनमें आप 2-2 पॉइंट लिखिए, आपका 10 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके साथ, अब जैसे आपने मेन बॉडी कंप्लीट किया, तो अब मेन एक और पॉइंट है, वो है कंक्लूज़न। आप कंक्लूज़न क्या देंगे, बताइए, कोई भी जनरल कंक्लूज़न। सी लेवल राइज है ना, क्लाइमेट चेंज है, ज़्यादातर हम लोगों को पता है कि हमको क्या करना है, सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमको क्या करना है ना, बस हम क्या है वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं है। तो आपको बस यही चीज़ें कंक्लूज़न में लिखनी है। कोई भी बताओ, राहुल। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हाँ। समुद्री स्तर में वृद्धि हो रही है, जो कि हाँ। विभिन्न आयामों में देखो, सबसे पहले क्या है, हाँ हाँ हाँ, किंतु थोड़ी सी सावधानी एवं यदि थोड़ी सी सावधानी एवं रहन सहन में बदलाव करके ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस जनित प्रभाव को कम कर सकते हैं, जिसके द्वारा इसका इम्पैक्ट जो है कम होगा, हाँ, धीमा हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ें हमको लिखनी है। जैसे कि ये जो बताया इन्होंने, वो वेरी वैलिड मतलब आपका कंक्लूजन हो सकता है। बस इसमें आपको एक चीज़ और जोड़ना है, एडेप्टेशन। जो चीज़ें आपने बताई वो किसका पार्ट है, मिटिगेशन। मतलब जैसे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट या किसी भी पार्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम 2 चीज़ें मेन होती हैं हमारे लिए। पहला होता है एडेप्टेशन और दूसरा होता है मिटिगेशन। मतलब मान के चलिए जैसे कोई डिज़ास्टर आ रहा है ना, जैसे फ्लड्स आ रहे हैं, तो उसके पास हम लोग को फ्लड को सहने की क्षमता, वो क्या हो जाएगा हमारा एडेप्टेशन, और फ्लड को रोकने की क्षमता वो क्या हो जाएगा मिटिगेशन। तो हमको इन दोनों वर्टिकल्स पे काम करने की ज़रूरत है। अब एडेप्टेशन कैसे होगा, जैसे कि हमने एमिशन को, है ना, मतलब उसके कुछ जैसे फ्लड है, मतलब अगर सी लेवल राइज होने वाला है तो हम कुछ बाउंड्रीज दें, है ना, कोस्टल क्या करें, जो हमारा कोस्ट है ना, जापान हो सकता है ना, जैसे नीदरलैंड्स हैं। नीदरलैंड्स क्या है, कुछ एरियाज जो हैं वो समुद्र तल से नीचे हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। नीदरलैंड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आपको पता होगा, नीदरलैंड में जो सी लेवल है वो हायर साइड में है, मतलब उसके कंट्री के
उससे, है ना। तो वो लोग अभी भी क्या है, कोस्टल वॉल डिफेंस, कोस्टल डिफेंस कुछ बना के रखे हैं, ठीक है। तो एक कोस्टल डिफेंस सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं एडेप्टेशन के थ्रू, है ना। वेरियस टेक्नोलॉजिकल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, है ना, टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं। वहीं मिटिगेशन में क्या करना है हमको, जो एमिशंस हैं हमारे, है ना, जो प्रोजेक्टेड एमिशंस हैं उनको कम करना है। प्लस आपने पढ़ा होगा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसीज, है ना, एनडीसीज, ये किसके अंतर्गत है, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, है ना। ये जो 2015 में हुआ था, है ना, इसके अंतर्गत क्या है, एनडीसीज, एवरी कंट्री इज ऑब्लाइज्ड टू फुलफिल देयर एनडीसीज। एनडीसीज क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, है ना, इनको फुलफिल करने के लिए ऑब्लाइज्ड है। लेकिन क्या कंट्रीज़ के जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं वो वाकई में मतलब इन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मिटिगेट कर रहे हैं क्या? तो आईपीसीसी का रिपोर्ट कहता है कि ये केवल 10 to 25% ही इन चीज़ों को रोक सकते हैं। हमको इनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इन 2 पॉइंट्स में अपना कंक्लूज़न दे सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वाटर। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। वाटर, हाँ, भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है? हाँ, देखो आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, है ना। तो अब जो कहा गया है इसमें जो टर्म लिया गया है वो है नॉन फार्म। जो टर्म लिया गया है वो है नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, आप डिफाइन करेंगे, है ना। इसके लिए आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेफिनेशन होगा। किस चीज़ का, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी का। कैसे डिफाइन करेंगे, आप लोगों को पता है, इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं, व्हाट आर प्राइमरी एक्टिविटीज़, है ना। उसमें बस आपको क्या एक्सक्लूड करना है, एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बस एक्सक्लूड करना है। तो इसमें जब आप डेफिनेशन देंगे तो बताएंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे ये हमारा क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़, है ना। इसमें मेन क्या क्या चीज़ें होंगी, पहला क्या होगा, फिशरीज, जैसे हमने पढ़ा अभी, फिशरीज, है ना। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री होगा, वानिकी, है ना। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, और क्या होगा, माइनिंग, माइनिंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, है ना, खनन। फिर और क्या होगा इसके अंतर्गत, एनिमल हस्बेंड्री जान रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़। इसमें और कुछ छूट रहा है, बस यही 4 हैं। इसके साथ साथ एक चीज़, अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ लिखेंगे तो बस एक चीज़ और ऐड हो जाएगा, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप इसको क्या करेंगे, डेफिनेशन में देंगे, ठीक। एक डायग्राम अगर बनाना चाहें तो इसका ये डायग्राम बना सकते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाइए, उसमें बता दीजिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं, है ना, कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले बोला गया है व्हाट आर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो इसको आप कितने वर्ड्स देंगे लिखने के लिए,
इंट्रोडक्शन आपका 30 वर्ड्स का होगा और इसी में ही आपका ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देना चाहें तो 2-3 एग्जांपल्स दे दीजिए, है ना, इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको। फिर क्या बताएंगे, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, हाउ आर दीज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर इन इंडिया। अब आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि व्हाट आर फिजियोग्राफिक फीचर्स, है ना। फिजियोग्राफिक फीचर्स क्या है बताओ। सबसे पहले फिजियोग्राफिक डिविजन्स पता है, हाँ हाँ वेरी, हाँ 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 उसके बाद वानिकी तो जैसे पश्चिमी घाट का एरिया में पूरा वन है, हाँ छत्तीसगढ़ वन वाला एरिया हाँ है, हाँ और मतलब झारखंड वन वाला एरिया है, हाँ तो ये अपना पानी फॉरेस्ट, एग्जांपल हो जाएंगे हाँ। भारत में, मतलब लेकिन आपको क्या करना है, इनको फिजियोग्राफिक से आपको रिलेट करना है। ठीक है, तो जैसे आपका जो मतलब इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न क्या है आपको उसको बताना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न क्या है, किसी को पता है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडिया में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले जो है वो है, सबसे पहले जो इंडिया है वो डिवाइड मतलब आपके 5 फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं इंडिया के। ठीक है, सबसे पहला माउंटेन्स, ठीक है, नदर्न माउंटेन्स, ठीक, हिमालयाज, है ना, ये क्या है हिमालयाज। इसमें क्या इंक्लूड होगा, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट भी इंक्लूड होगा, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। फिर दूसरा क्या है, फिर दूसरा क्या है, प्रायद्वीपी पठार। ठीक है, इंडिया मतलब पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक, पेनिनसुलर प्लेटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रायद्वीपी पठार। पठार ये क्या है, हिमालयन माउंटेन्स, है ना, हिमालयाज लिखते हैं, हिमालयाज। ठीक, फिर तीसरा पार्ट क्या है, प्लेन्स, है ना, सबसे बड़ा तीसरा आपका सबसे बड़ा पार्ट क्या है, प्लेन्स, ग्रेट इंडियन प्लेन्स, है ना, या गंगेटिक एंड इंडो गंजेटिक प्लेन्स, है ना, इंडो गंजेटिक प्लेन्स। ठीक, समझ गए। फिर उसके बाद क्या है, चौथा पार्ट, चौथा पार्ट है हमारा, आपने बताया था अभी कुछ देर पहले, कोस्टल प्लेन्स। ठीक, और पांचवा पार्ट है आइलैंड्स। ठीक, तो हमारा जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, उसमें ये 5 पार्ट इंक्लूड होते हैं। ठीक, अब सबसे पहले आपको बताना है कि अगर माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में आपकी किस टाइप की एक्टिविटीज़ जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी आउट की जा सकती हैं। एनिमल हस्बेंड्री, और बताओ दूसरा, और वानिकी भी हो सकता है सर, औषधि बहुत मिलती है। हाँ, मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट का आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, है ना। जो हमारी फार्मेसीज़ हैं, हमारी मतलब इंडिया का फार्मेसी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, हिमाचल में, हिमाचल और उत्तराखंड में, है ना। तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। फिर और क्या हो सकता है हिमालयाज़ में, हिमालय इज़ अ गुड सोर्स ऑफ वाटर। ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डैम्स हो गए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी हो सकती हैं। और क्या हो सकता है हिमालयाज़ में, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में बताओ। माइनिंग पढ़ा है हमने, माइनिंग में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ वहाँ पे, माइनिंग कौन कौन सी चीज़ों की जा सकती है, जैसे कोल है ना, कोल वहाँ से मिलता है हमको, और वेरियस अदर सोर्सेस हैं, है ना, जिनकी माइनिंग होती है आज भी, है ना। अलग अलग स्टोन्स मिल सकते हैं, है ना,
तो इस टाइप से हमको क्या है, अलग अलग जो भी चीज़ें हैं, नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ हैं, इनके बारे में हमको वहाँ पे क्या क्या हो सकता है उनको लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट आप बोल रहे हैं जो कि है टिम्बर, है ना, मतलब आपका क्या है, फॉरेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका लकड़ी है क्या मिलता है वहाँ पे, देवदार, चीड़, है ना, ये सारी इमरती लकड़ीज़ हैं, है ना, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, बिल्डिंग फॉर्मिंग मतलब मटेरियल्स हैं ये, और ये वेरी कॉस्टली भी होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनके लिए क्या क्या मिलता है, लाइवलीहुड का साधन है। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है हिमालयाज़ में कि कितने सारे नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ हैं। अब उस चीज़ को अगर आप रिलेट करें तो आपको एक डेटा और याद होना चाहिए कि भाई अभी जो प्रेजेंटली है ना हमारा नॉन फॉर्म सेक्टर है वो किन किन एरियाज़ में कैसा है। ठीक अगर आपको ये मैप पता है और साथ ही साथ आप इसमें फिजियोग्राफिक मैप ऑफ वर्ल्ड मतलब फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया, है ना, ये साथ में अगर बना दें तो आपको बेस्ट मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए इसमें जो बताया गया है, परसेंटेज ऑफ रूरल वर्कर्स यूजुअली एम्प्लॉयड इन नॉन फॉर्म सेक्टर। ठीक है, नॉन फॉर्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को यह दर्शाता है। जो डार्क है वो है 81% एंड अबो, मतलब कि फार्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मिंग एक्टिविटी है वो बिलो 20% है। फिर और ऐसे केवल कुछ ही जगह पे हैं, जैसे कि हमारा केरला हो गया, गोवा हो गया, त्रिपुरा हो गया और दिल्ली हो गया। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों, है ना। ठीक है, देखते हैं, मतलब त्रिपुरा भी इस चीज़ में इंक्लूडेड है, जहाँ पे हमारा जो नॉन फार्म एक्टिविटी है वो वहाँ ज़्यादा है। हो सकता है वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही कम हो, है ना, ज़्यादातर लोग फॉरेस्ट्री पे डिपेंड करते हों, पॉसिबल है ना, ज़्यादातर लोग फिशरीज पे डिपेंड करते हो वहाँ पे, है ना, तो वो हो सकता है। फिर उसके बाद आपका है 61 to 80%, ये बहुत कम एरियाज़ में है। जनरली हो सकता है त्रिपुरा 61 to 80 में हो, कलर के कारण हमको यहाँ पे क्लियर नहीं समझ में आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट जो है आपका 41 to 60%, इसमें क्या है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और कुछ पार्ट ऑफ असम। ठीक, तो ये वाला एरिया हमारा क्या है, 41 to 60%। उसके साथ में देखेंगे आप हमारा ये राजस्थान का पार्ट है। राजस्थान का पार्ट क्या है, ये एरिड लैंड्स। एरिड लैंड्स में क्या होगा, पास्चर्स, है ना, पशुपालन। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, पशुपालन होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिवर, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सुंदरबन। ठीक, कोस्टल एरिया है ना, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे फिशरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। फिर साथ ही साथ फॉरेस्ट्री, ये एरिया क्या है, फॉरेस्ट से भरा हुआ लगा हुआ है ना। प्लस आपको यहाँ पे और एक चीज़ मिलती है, क्या, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, ये वाला हमारा एरिया कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक, CNP सबसे रिच मिनरल रिसोर्सेस में से एक। दूसरा आपका जो है मिनरल रिसोर्स में वो है यहाँ पे दक्कन प्लेटू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है नॉन फार्म की, मतलब माइनिंग की एक्टिविटी क्या है मतलब उसी लेवल पे, लेकिन यहाँ पे बस क्या है मतलब वो कम है एक्टिविटी में जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बाय डेंसिटी वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। ठीक है, लेकिन आपका जो मेन जो बेल्ट है वो ये है। ठीक, मतलब ये जो कंप्लीट आपका जो बेल्ट होता है ईस्टर्न पार्ट का, ये आपका है। फिर उसके बाद और क्या है, तीसरी चीज, तीसरा एरिया आपको क्या दिख रहा है, 21 to 40%। 21 to 40% ऑलमोस्ट कंप्लीट इंडिया पार्ट है ना। और इसमें ज़्यादातर क्या होंगे, जैसे आपको मान के चलूँ मैं ये प्लेन के बारे में बात करूँ, है ना, ये हमारा क्या है, इंडो गंजेटिक प्लेन्स है। तो यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल क्या होगा, ये एक्चुअल में सबसे ज़्यादा क्या है, एग्रीकल्चर के लिए ही है। ठीक है, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल क्या हो सकता है, यहाँ पे पशुपालन हो सकता है। हाँ, और ये रिवर सिस्टम से भरपूर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, हाँ, फिशरीज हो सकता है। और क्या हो सकता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, फॉरेस्ट रिसोर्सेस हो सकते हैं। यहाँ कुछ आसपास ये वाला जो बेल्ट है ये आपका क्या है, फॉरेस्ट है यहाँ पे, है ना, तो फॉरेस्ट्री हो सकता है। ठीक, माइनिंग के लिए मैं बताया ना आपको, CNP है और आपका दक्कन प्लेटू है और ये वाला चैनल है।
ठीक है, साथ ही साथ आपको अरावली के आसपास मिलता है। ठीक, मतलब आप जो मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे मिनरल्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे 20% एंड बिलो में। तो यहाँ पे क्या है, कुछ कौन सी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। एक्चुअल में क्या है, ये जो एरिया है वो ट्राइबल से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है आपका। ठीक, और ज़्यादातर क्या है, एग्रीकल्चर। जैसे आपका ये मतलब छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चरल है, ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेटू एरिया में है, यहाँ भी क्या है, एग्रीकल्चर ही ज़्यादा है। लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल क्या मिलेगा आपको, फॉरेस्ट, है ना। इस एरिया में क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस ज़्यादा हैं। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको फिजियोग्राफी के साथ में किसको मैच करना है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बस बताते जाना है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या है, कोस्टल फिशरीज ज़्यादा होंगे, है ना। इसमें दोनों टाइप की फिशरीज हैं, पहला इनलैंड फिशरीज और मतलब क्या बोलना चाहिए, मरीन फिशरीज, है ना। दो होती हैं, इनलैंड और मरीन। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग, अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना। आपको मैं दो मैप बता रहा हूँ, एक ये वाला हो गया और एक दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। ये जब एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे आप लोग तो उसमें आपको जो चैप्टर है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, उसमें बस आपको याद रखना है कि ये जैसे पार्ट हो गया, ये हिमालयाज़ हो गया, है ना। ऐसा आपका एक डिवीज़न हिमालयाज़ का आ जाएगा। फिर आपका ये वाला जो पोर्शन है वो इंडो गंजेटिक प्लेन का आएगा। ठीक, फिर आप ये ऐसा एक बनाएंगे जो आपका क्या हो जाएगा, ये पेनिनसुलर प्लेटू होगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, कोस्टल प्लेन होगा, ये वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, प्लस आपको ये बनाना है और ये बनाना है, ये आपके क्या हो गए, आइलैंड्स हो गए। ठीक, आइलैंड्स में क्या क्या पॉसिबल है, नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़, फिशरीज और फॉरेस्ट है ना। फिर ठीक है, हाँ चलो, मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या, आपको क्वेश्चन है कैसे अटेम्प्ट करना है समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभ को संक्षेप में समझाइए। चलिए अब कौन बताएगा इंट्रोडक्शन, हमको कौन सा इंट्रोडक्शन बेस्ट सूटेड है इस क्वेश्चन के लिए। डाटा, वेरी गुड। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में बोल रहा है कि डेफिनेशन इसको नहीं चाहिए, है ना। सोलर एनर्जी का आप कोई डेफिनेशन नहीं देंगे, है ना। तो आपको बेस्ट सूटेड एक डेटा चाहिए, है ना, एक रिपोर्ट के साथ या फिर जैसा भी आपको जो पता है, तो वो कौन सा डाटा देंगे अब आप। सोलर पैनल्स इंस्टॉल होने से एनर्जी बचत हो सके विद्यालयों, इस तरह को एग्जांपल देना पड़ेगा। इतने इस साल तक ये लक्ष्य रखा गया कि इतने इंस्टॉल करने हैं सोलर। हाँ देखो, जो बता रहा है वो थोड़ा सा है, लेकिन इसमें क्या है, एक्चुअल में क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बताना है सोलर एनर्जी जनरेशन, है ना। तो आपका जो मेन टॉपिक है, इसके कारण क्या इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, इसको बताना है। तो अगर आप इसमें ये डेटा दे पाएँ कि भाई आज टुडे, है ना, आज के टाइम पे, है ना, मतलब जो लेटेस्ट डेटा हो, है ना, इंडिया का एनर्जी मिक्स, ठीक है, इंडिया का एनर्जी मिक्स। ठीक, इंडिया के एनर्जी मिक्स से क्या समझते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी कितने परसेंट, हाँ मतलब प्रोड्यूस हो रही है ना, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का कंपोजिशन कितना है, कंपोनेंट कितने परसेंट हम लोग सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। वैसे विंड एनर्जी है ना, थर्मल एनर्जी है, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी हिसाब से जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन का मेन थीम है वो आप क्या करते हैं, ग्रास्प करते हैं और इवेलुएटर को बताते हैं कि हाँ मैंने मतलब क्वेश्चन को सही से समझा है और जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी का मैं आंसर कर रहा हूँ। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन ही होता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको बताता है कि आपने क्वेश्चन को समझ लिया। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले क्या बताएंगे इंट्रोडक्शन में, जो एनर्जी मिक्स है ना, और एनर्जी मिक्स में भी आप किसको हाईलाइट करेंगे, सोलर एनर्जी को। तो सोलर एनर्जी कंस्टिट्यूट
सोलर एनर्जी constitute around 110 gigawatt out of 478 गीगावाट। ठीक, और ये लगभग कितने परसेंट है? अराउंड 23% के आसपास है। ठीक है, तो ये अगर आप डेटा देते हैं तो आप क्वेश्चन के जिस्ट को समझ जाते हैं, है ना। आप इवैल्यूएटर को बता रहे हैं कि क्वेश्चन का जिस्ट मैं समझ चुका हूँ, है ना, क्योंकि हम उस सेंस में बात कर रहे हैं। अब हम उस सेंस में आ चुके हैं क्वेश्चन के कि हमको सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स पता हैं, हमको बेनिफिट्स बताने हैं और हम कुछ इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम सोलर एनर्जी मिक्स में एक सिग्निफिकेंट परसेंट जो है वो सोलर एनर्जी रखता है हमारे टोटल एनर्जी मिक्स में। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये डेटा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर इसमें आप बता पाएंगे कि क्लीन एनर्जी से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप बताएंगे किन दो सेंस में, जैसे कि एसडीजी है ना, आपका ये कौन सा एसडीजी है जो इम्पैक्ट हो रहा है। एसडीजी से मतलब समझ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको हम फुलफिल करने में सक्षम हैं, मतलब हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, है ना, जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो इसमें है SDG 7 अफोर्डेबल एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी। ठीक है, 110 गीगावाट आउट ऑफ 478 गीगावाट, मतलब ये हमारा टोटल क्षमता है ना, उसमें से सोलर एनर्जी कितना कंस्टिट्यूट करता है? 110 गीगावाट। ठीक है, सोलर एनर्जी हमारे कुल एनर्जी मिक्स, है ना, टोटल प्रोड्यूस होने वाला एनर्जी मिक्स 778 गीगावाट में से 110 गीगावाट। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं हम दो चीज़ पे मतलब रिलाई कर रहे हैं, है ना। सबसे पहला हमारा एनर्जी मिक्स का डेटा और दूसरा चीज़ हम एसडीजी फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एसडीजी है अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो सोलर एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी, ठीक, एंड वेरी अफोर्डेबल एनर्जी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमको जो दो चीज़ों में बात करनी है वो है पहला इकोलॉजिकल सेंस और दूसरा इकोनॉमिक सेंस। ठीक, तो आप बता पाएंगे इन जनरल सेंस आपको सबसे पहले क्या है, जनरल टर्म्स में बात करनी है। ठीक है, स्पेसिफिक आप धीरे धीरे होते जाएंगे, पहले आप जनरलाइजेशन की तरफ आइए। ठीक, तो इकोलॉजी से मतलब कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे बेनिफिट होता है इकोलॉजी हमारा सोलर से, कोई बताएगा? सोलर एनर्जी से हम इकोलॉजी को कैसे बेनिफिट कर रहे हैं, हमारा इकोलॉजी कैसे बेनिफिट कर पा रहा है? क्योंकि सर जैसे हाँ, यदि सोलर एनर्जी नहीं होती तो हम लोग इस्तेमाल करें ताप विद्युत संयंत्रों का, हाँ, तो ताप विद्युत संयंत्र हो रहा है तो एक्सेसिव कार्बन एमिशन हो रहा है और उससे मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारे वो हो रहे हैं। इकोलॉजिकल बेनिफिट है ना। हिंदी में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इंग्लिश ओवरडोज हो जा रहे हैं, समझ में आ जा रहा है ना? उर्वशी, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आ रही है ना। टर्मोलॉजीज थोड़ा सा अभी क्या है, इंग्लिश ओरिएंटेड ज़्यादा है, कुछ चीज़ें हैं, बट धीरे धीरे क्या है, अभी आपने पढ़ा नहीं है चीज़ों को। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको हिंदी टर्मोलॉजीज भी आ जाएंगी। ठीक है, अभी हमको क्या है, बहुत सारी टॉपिक्स कवर करनी है। ठीक, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, समझ में? तो इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं? हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, है ना, इकोलॉजी कंस्टिट्यूट करता है। ठीक, और क्या इकोलॉजी कंस्टिट्यूट करता है? इकोलॉजी दोनों चीज़ें होती हैं, पर एक चीज़ याद रखना, इकोलॉजी हमारा कंप्लीट है ना, जैसे बोलना चाहिए इसको, हाँ, जैविक और अजैविक, वेरी गुड। हाँ, जैविक और अजैविक दोनों कंपोनेंट को जब हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या कंस्टिट्यूट करता है? इकोलॉजी।
है ना, ये कंप्लीट क्या है, इकोलॉजी। तो अब जब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल बेनिफिट की, तो हमको इन दो चीज़ों को याद रखना है। पहला क्या है, जैविक कंपोनेंट, और दूसरा क्या है, अजैविक कंपोनेंट, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। वेरी गुड, अच्छी चीज़ है। चलिए बताइए, तो सबसे पहले सोलर एनर्जी से अजैविक बेनिफिट्स कैसे हैं, अजैविक कंपोनेंट्स में बेनिफिट्स कैसे हैं, बताइए। निहारिका बताओ। एबायोटिक, हाँ एबायोटिक कंपोनेंट्स में किस पे, वेरी गुड, रिसोर्स जैसे हम लोग अभी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कोल पे, है ना। हमारा जो मेन जो सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी क्या है, कोल है ना। तो हमारा कोल का जो यूटिलाइजेशन है वो इन प्रपोर्शन कम होगा, हम उसको डिक्रीज नहीं कर रहे हैं उसके यूटिलाइजेशन को, एक चीज़ याद रखना है ना। सर जब हम लोग जनरल तरीके से हम लोग एनर्जी मतलब जनरेट करते हैं, उसको हाँ बनाते हैं, हाँ तो उसमें बहुत सारी एनर्जी लॉस भी होती है। हाँ, लॉस भी होती है। लॉस को कम करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट है उस लॉस के मुकाबले, तो वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी कंजर्व कर पाता है। और हाँ। पुराना प्रोसेस है, ट्रेडिशनल प्रोसेस है, हाँ। उसमें बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है। लॉस होती है, नहीं देखो एफिशिएंसी के टर्म्स में क्या है, अभी जो हमारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो थर्मल में ज़्यादा है। ठीक है, हम थर्मल एनर्जी को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं बजाय कि सोलर एनर्जी के। सोलर एनर्जी में अभी भी हम क्या है 20% to 30% के आसपास की एफिशिएंसी ले पाते हैं। जैसे अगर सोलर पैनल है ना, वो जो स्ट्राइक करता है तो उससे हम मतलब कुल मिला के 20 to 30% ही मैक्सिमम एनर्जी एफिशिएंट है सोलर पैनल्स। इससे ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए होगा तो कॉस्ट हमारा बढ़ते जाता है। ठीक है, लेकिन ये है कि हम उस लैंड में लगा रहे हैं जो हमारा यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ऐसे लैंड्स में जैसे कि एरिड लैंड्स में, जैसे कि आपके ज़्यादातर सोलर प्लांट्स कहाँ पे हैं, या तो राजस्थान में है, एरिड लैंड्स में है जो नॉन फार्म यूटिलिटीज़ के लिए हैं, या फिर हम उनको यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्लोटिंग, है ना। फ्लोटिंग सोलर पैनल आपने सुना होगा, है ना, वाटर में, है ना, या फिर रूफ टॉप, है ना। ऐसी जगह जो हमारा यूज़ कम होता है, ठीक है, हम उन जगहों पे सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं। ठीक, एक तो सर पर्यावरण की दृष्टि से कार्बन एमिशन कम, हाँ वेरी गुड, कार्बन एमिशन कम होगा, हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग में मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, हाँ ठीक है। और उसके बाद जीव जंतु में क्या है कि जब हम ताप संयंत्र लगा रहे हैं, हाँ। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है प्रभावित होगा, और जैसे जंगल काटना हो गया, हाँ। तो वो सारी एक्टिविटी जो है, अब नया यदि हम नहीं लगाते हैं तो वो वाली एक्टिविटी अपन बचा सकते हैं। जीव जंतु के रहने सहने का जो ठीक है, हो गया। हाँ। और क्या हो सकता है बताओ उर्वशी, इससे क्या फ़ायदा होगा अगर हम सोलर पैनल लगा रहे हैं दूसरे एनर्जी सोर्स के बदले, तो हमको क्या फ़ायदा हो सकता है? पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा, और बहुत सारे रोग जो हैं जैसे सिलिकोसिस, हाँ, जो कोल एमिशन वाले के कारण फेफड़ों में होते हैं, तो ये सारे जो रोग है वो कम हो जाएंगे। वो कम हो जाएंगे। यहाँ पे हो गया, इंडस्ट्री के आसपास जो है सिलिकोसिस हो गया, जल का प्रदूषण रुक जाएगा, जल प्रदूषण रुकेगा, हाँ। प्रदूषण की एस्पेक्ट में तो सारी चीजें रुक जाएंगी, हाँ। जल, मृदा, वायु, ठीक है। और फिर वो डिसीज के एस्पेक्ट से तो इसको आप लोग क्या है ना, देखो ऐसे मतलब एक्सप्लेन नहीं करते जा सकते हैं ना, इनको आपको पॉइंट्स में आपको बनाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज कैसे अरेंज करेंगे इसको? सबसे हेडिंग क्या डालेंगे? सबसे पहला अगर आप बोल रहे हैं पॉल्यूशन, तो आपका एक हेडिंग क्या हो सकता है? पॉल्यूशन, है ना, पॉल्यूशन को रोकने में हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है बताओ राहुल, पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? आपको पॉइंट्स बताने हैं। मतलब रोगों की कमी है, हाँ, रोग, जो डिसीजेस लिख सकते हैं, है ना। हाँ, तो वो किस में आएगा आपका? ये इकोलॉजी में आएगा, नॉन इकोलॉजिकल में आएगा, है ना, फिर इकोनॉमिक बेनिफिट में आएगा, किस में आएगा? दो, हाँ, जैविक में आ जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल में पॉल्यूशन आपका अजैविक में आ जाएगा, डिसीजेज आपके जैविक में आ जाएंगे। ठीक, फिर और क्या होगा अजैविक में?
लैंड यूज़ भी, मतलब लैंड यूज़ आप बोल सकते हैं अगर रूफ टॉप यूज़ हो रहा है तो है ना। ये हो सकता है। वाटर की यूटिलिटी बचेगी, है ना, हम कम वाटर यूज़ होगा, वाटर मतलब हम बचा पाएंगे वाटर रिसोर्स के लिए। हाँ, सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट हो सकता है ना। ठीक है, और क्या? और कोई चीज़ बताओ। जैसे कोल से क्या हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव, वो इकोनॉमिक पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक। चलो अब हम आते हैं किस में, इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आते हैं। ठीक है, तो आपका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या क्या होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अब चलो बताओ इकोनॉमिक बेनिफिट्स में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? बंजर जमीन का उपयोग, हाँ, उससे मतलब कुछ तो हमको एरिड लैंड से, हाँ एरिड लैंड का यूटिलाइजेशन हो सकता है। दूसरा हो जाएगा वही जो आप रूफटॉप वाला एग्जांपल दिए। अच्छा, इसमें कुछ जान रहे हो जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, कोई स्कीम ऐसा जी जो, हाँ प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा ऐसा कुछ था, कोई पता है? जैसे कि आपका एक स्कीम है, एक स्कीम का नाम है PM कुसुम, इसके बारे में कभी पढ़ा है? सर कोई ऐसा स्कीम है जिसमें सब्सिडी दिया जाता है ताकि आप लगा सकें। ये क्या है, किसानों के लिए है ना। इसका 3 वर्टिकल है एक्चुअल में। पहली चीज़ है जैसे कुछ मतलब मैं बोलना चाहिए जैसे कुछ एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी की पहुँच नहीं है, ठीक है, जहाँ तक अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा है, तो वहाँ हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पंप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी पंप्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पंप्स, उनको हम रिप्लेस करते हैं किससे, सोलर पंप से। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है इसमें, जहाँ पे मतलब मान के चलिए जो फार्मर है वो अपने नॉन यूटिलाइज्ड लैंड पे सोलर, अगर सोलर पैनल लगाता है तो उसको वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेच सकता है। ठीक है, तो उसको क्या मिल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट। उसको क्या क्या चीज़ मिल रहा है, एक पार्ट ऑफ लाइवलीहुड, एक लाइवलीहुड का पार्ट हो सक रहा है ना, हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा PM कुसुम है जिसमें आपको मतलब ये हो गया। फिर इसके साथ एक और है, हाँ वही मतलब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ही है ये एक तरह से, है ना। वो सोलर पैनल लगाएगा उससे, है ना। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी उसकी बच रही है ना, फिर इलेक्ट्रिसिटी अगर यूटिलाइज हो जा रहा है, उसके पास सरप्लस एनर्जी है ना, सरप्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो वो उसको बेच के भी कमाई का जरिया हो जा रहा है उसके लिए। ठीक है, एक कमाई का पार्ट हो जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, PM सूर्य घर, मतलब क्या है नाम उसका, सूर्य घर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी तो कुछ नाम सुने होंगे, ऐसा ही कुछ मतलब बोल रहे थे कि बिजली का यूनिट बढ़ा दे और उसकी जगह सौर ऊर्जा का वो करेंगे, मुफ्त बिजली योजना। ठीक, देखो ये मेन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। ठीक है, इसको डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो नाम चेंज करके रीलॉन्च करते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, हर एक स्टेट में इसका नाम चेंज हो जाता है, लेकिन मेन जो स्कीम है वो ये है। ठीक, ये पेरेंट स्कीम है, या फिर इसको बोलना चाहिए ये अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके अंतर्गत वेरियस स्टेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक, इसके साथ साथ और क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, तो ये कौन सा स्कीम है, ये रूफटॉप, सोलर रूफटॉप है। ये क्या है, सोलर रूफटॉप। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके साथ और क्या क्या हो सकती हैं, सर ताप विद्युत संयंत्र कम होंगे तो कोल की कम जरूरत होगी, कोल की कम जरूरत होगी तो माइनिंग थोड़ा कम। नहीं तो उससे तो लाइवलीहुड कम हो जा रहा है ना, आप तो किसी का लाइवलीहुड कम कर रहे हैं। और मैंने बताया आपको कि हम कोल का प्रोडक्शन कम नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, इंडिया कोल के प्रोडक्शन को कम नहीं कर रहा है बल्कि कोल के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम सोलर को इस लेवल पे बढ़ा रहे हैं कि हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन है ना, जो हमारा एनर्जी मिक्स है ना, मैं ये आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारा ये एनर्जी मिक्स है, ये आपका टोटल क्या है, एनर्जी मिक्स है, इंडिया का एनर्जी मिक्स है। तो इसमें जो प्रपोर्शन है वो हम सोलर का इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, हमारा इसका भी कैपेसिटी इन्हांसमेंट हो रहा है, हम इसके भी कैपेसिटी को इन्हांस कर रहे हैं। बस हम रेट ऑफ सोलर है ना, बायो, विंड है ना, न्यूक्लियर और हाइड्रो तो नहीं चेंज हो रहा है अभी, तो इनका हम रेट ऑफ इंक्रीज क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि ये वाला जो पोर्शन है ये ज़्यादा हो सके। ठीक है, कंपेरेटिवली थर्मल के। लेकिन हम कहीं से भी थर्मल प्लांट्स को बंद नहीं कर रहे हैं और थर्मल प्लांट की कैपेसिटी एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन कोल। ठीक है, इंडिया के पास अभी भी काफ़ी कोल रिसोर्स अवेलेबल है जिनका यूटिलाइजेशन बाकी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक, कभी भी आपको बोलता है कि इंडिया थर्मल पावर को कम कर रहा है, तो नहीं, थर्मल पावर को कम नहीं कर रहा है, बस उसके प्रपोर्शन को कम कर रहा है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सोलर मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इकोनॉमिक बेनिफिट में आप फार्मर्स के लिए ये 2 बेनिफिट हो सकते हैं, मिडिल क्लास के लिए ये वाला बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे लाइवलीहुड। अब सोलर पैनल है, सोलर पैनल इंस्टॉल करना है तो उसका एक इकोनॉमी जनरेट होगा, है ना। एक कंप्लीट सोलर पैनल्स के लिए क्या होगा, इंडस्ट्री डेवलप होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, एक सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसके बाद उसको लगाने के लिए एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कंपनी चाहिए, फिर उनके मेंटेनेंस के लिए एक टीम चाहिए। तो ऐसे में क्या हो रहा है, एक सोलर का क्या सप्लाई चेन के साथ साथ पूरा इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। तो इकोनॉमी अगर डेवलप होगा तो उससे क्या होगा, एक लाइवलीहुड हमारा बढ़ेगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और इसमें एक डेटा लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट के नाम से, है ना, बाई 2030 अराउंड 3.4 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे अगर हम 500 गीगावाट का टारगेट लेके चलते हैं, टारगेट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, प्लस इसका एक दूसरा इकोनॉमिक बेनिफिट भी है सोलर का, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जैसे जैसे सोलर की कैपेसिटी हम इन्हांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो सोलर का जो कॉस्ट है वो कम होते जा रहा है। जैसे कि आपको एक चीज़ बताऊंगा, पर यूनिट कॉस्ट पहले सोलर का क्या होता था, 10 रुपये पर यूनिट के आसपास जनरेशन के लिए, है ना, जनरेशन के लिए। जैसे जब एक्चुअल में जब आप सप्लाई चेन जानेंगे सोलर के लिए तो क्या होता है, जैसे एक जनरेशन कंपनी है, ठीक है, फिर इसके बीच में क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, फिर क्या होता है, एक कस्टमर होता है। ये 3 चीज़ें हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ज़्यादातर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ज़्यादातर क्या है, आप कहाँ से एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से लेते हैं आप लोग, आपके घर में सप्लाई कहाँ से आता है, कौन सप्लाई करता है, आपको याद है, CSPDCL नाम सुने हैं किसी ने, क्या है, कंपनी क्या है, एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं या फिर गवर्नमेंट खुद है। ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट में अभी भी क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। जैसे कि आप अगर दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पे टाटा पावर सप्लाई करता है, टाटा पावर, रिलायंस पावर, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है, अडानी पावर, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। लेकिन ज़्यादातर जो अभी भी डिपेंडेंसी है वो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे ज़्यादा है ना। ज़्यादातर क्या है, गवर्नमेंट ही सप्लाई करता है। इसका रीज़न दोनों है, पॉलिटिकल और एपॉलिटिकल दोनों। ठीक, प्लस ये हमारा क्या है, सोलर पावर जनरेशन, सोलर पावर जनरेटर्स। ठीक, कोई भी जो जनरेशन कंपनीज हैं जो सोलर पावर जनरेट कर रही हैं, ये किनको बेचती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को,
और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज किनको बेचता है? कस्टमर्स को। कस्टमर्स कौन कौन से हो सकते हैं? दो टाइप के कस्टमर्स हो सकते हैं। पहला है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड जैसे हम लोग, है ना, और दूसरा कंपनीज या इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज, ठीक है, या फिर इसको हम नॉन हाउस होल्ड कैटेगरी में भी डाल देते हैं, ठीक। तो अब जैसे सोलर पावर है, तो इसके पहले जो था वो था थर्मल पावर जनरेशन। थर्मल पावर जनरेशन, थर्मल पावर कॉस्ट करता था अराउंड 3 to 4 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। थर्मल पावर जनरेशन, थर्मल पावर का कॉस्ट क्या है? लगभग पहले क्या होता था, मतलब अभी भी क्या है, ये 3 to 4 रुपीज़ पर यूनिट के आसपास जनरली आपका कॉस्ट आता है, ठीक है। इससे कम ही होता है जनरली, लेकिन इनिशियली जब सोलर पावर नया नया आया था, है ना, तब इसका कॉस्ट होता था अराउंड 10 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज किसको प्रीफर करेंगे, थर्मल पावर या सोलर पावर? थर्मल पावर, है ना। तो इसलिए क्या है, सोलर पावर प्लांट्स हमारे डेवलप नहीं हो पा रहे थे। पहली चीज़ क्या थी, कॉस्टली था, सोलर पैनल हमको लगाना कॉस्टली होता था। दूसरी चीज़, सोलर पैनल्स हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। मेजर सप्लायर कौन था, चाइना, ठीक है। और अगर चाइना ट्रेड एम्बार्गो लगाता है तो हमको कॉस्ट और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन वाले किसको प्रेफर कर रहे थे, थर्मल को। लेकिन धीरे से क्या किया, गवर्नमेंट ने मतलब यहाँ पे इंसेंटिव देना प्रोवाइड किया, ठीक है, और एक रिवर्स बिडिंग का प्रोसेस चालू किया। तो जब रिवर्स बिडिंग का प्रोसेस चालू किया तो धीरे 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 जो इसका कॉस्ट है, जैसे जैसे मतलब सोलर पावर प्लांट, लार्ज सोलर पावर प्लांट लगते गए, इसका कॉस्ट रिड्यूस होके अराउंड 2 to 3 यूनिट्स, मतलब रुपीज़ पर यूनिट आ गया, 2 to 3 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब अब क्या है, दोनों लगभग कॉस्ट कंपिटिटिव है ना, दोनों लगभग अब क्या हो गए हैं, कॉस्ट कंपिटिटिव। अब दोनों के लिए फ़ायदा हो जाता है, ठीक। हाँ, और कम होते जा रहा है, ठीक है, ठीक। तो इसके कारण क्या हो गई, अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एक्चुअल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लॉन्ग टर्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल, उनको दो चीज़ चाहिए। सोलर में आपको सस्टेनेबल नहीं मिल पाता है, उसका मेन रीज़न पहले था कि आपको नाइट टाइम में एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, और नाइट टाइम में ही क्या हो जाता है, कई बार इनका लोड बढ़ जाता है। कुछ टाइम पीरियड में जो पीक टाइम है वो आपका 6 से 7 बजे 8 बजे के आसपास का होता है, ठीक है। तो पीक पावर को देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या हो रही थी, हेजिटेट करती थी सोलर को लेने के लिए। लेकिन जैसे जैसे अब बैटरी टेक्नोलॉजीज इंक्रीज़ होने लगी हैं, है ना, और पैनल्स में भी एफिशिएंसी बढ़ने लगी है, उनके कॉस्ट कम होने लगे हैं, तो आज की डेट में सोलर भी इसके कम्पिटिटिव हो गया। और इसी के कारण हम आज की डेट में ज़्यादा सोलर पावर प्लांट्स इस मतलब लगा पा रहे हैं, है ना, डेवलप कर पा रहे हैं देन थर्मल, ठीक। प्लस फिर इसके बाद आपको ये सोलर मतलब ये चेन जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके आगे की जो और ज़्यादा टेक्निकलिटी है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। समझ में आ गया? तो अब इसमें इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ठीक। और क्या क्या बेनिफिट होगा, और क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, कोई बताएगा? हम लोग क्या क्या बेनिफिट पढ़ चुके हैं? मतलब दोनों में क्या क्या पढ़े हैं पहले बताइए, कोई समराइज कर पाएगा? इकोनॉमिक बेनिफिट क्या क्या हैं? सबसे पहला लाइवलीहुड जनरेशन, दूसरा आपका क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तीसरा आपका हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, चौथा हो सकता है, और क्या हो सकता है, एमएसएमईज, मतलब कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे हैं एमएसएमईज को डेवलपमेंट मतलब फ़ायदा हो सकता है ना। एमएसएमईज ही सोशल मतलब आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, सोलर पैनल प्रोवाइड करेंगे, वही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लार्ज कंपनीज तो प्रोवाइड नहीं करेगी, है ना, सर्विसेज और ये सब। तो आपको जो बीच का गैप है, बीच का गैप फिल करने के लिए कौन हेल्प करता है, एमएसएमईज, ठीक है। और क्या बोल रहे थे? अभी तो सिर्फ लार्ज स्केल में सिर्फ घरों पे या फिर लैंड्स में यूज़ हो रहा है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो जैसे मोटर व्हीकल्स में यूज़ होगा,
हाँ हो सकता है कुछ जगहों पे, बहुत सारी गाड़ियों में हाँ बैकअप इसको लगाया जा रहा है। बैकअप लगाया जा सकता है, जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी, हाँ हाँ इसको टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है वो। जैसे पहले क्या है, सोलर हम लोग के पास पैनल पहले से थे लेकिन एफिशिएंसी उसका बहुत कम था, है ना। जो बैटरी टेक्नोलॉजीज थी वो बहुत मतलब क्रूड टेक्नोलॉजीज थी जो हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज के डेट में हमारे पास बैटरी टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो गई है, प्लस जो पैनल्स हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। इनका जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, लगभग मतलब एक जो सोलर पैनल मतलब सोलर पावर प्लांट जो आपका डेवलप होता है वो लगभग 25 से 30 साल के लिए मतलब वो होता है एक बार के लिए, है ना। उसका लाइफ साइकिल जो है लगभग 30 साल तक का होता है, ठीक, 25 से 30 साल तक का होता है, ठीक है। लेकिन इसके थोड़े थोड़े क्या हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आपको कुछ जैसे ये बेनिफिट्स लिखना है, उसके साथ साथ आपको कुछ डिसएडवांटेजेस थोड़े से बताने हैं, ठीक है। समझ में आ गया? थोड़ा सा मतलब एक दो पॉइंट, जैसे क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आपको पॉइंट देना होता है तो कुछ आप डिसएडवांटेजेस बताएंगे, लेकिन फिर क्या लिखेंगे, वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में आप यही बताएंगे कि जो हमारा क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी का टारगेट है वो किसके थ्रू ही पॉसिबल है, सोलार एनर्जी के थ्रू। सोलार के साथ साथ हमको एनर्जी मिक्स में और भी अदर नॉन फॉसिल जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, इस पर भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, ठीक। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी नहीं पढ़े हो, मतलब वही मतलब ये देखो हर साल जो आपका जैसे मैंने सिलेबस दिखाया है ना, तो सिलेबस में जो तीसरा पॉइंट है ना, मेजर जियोलॉजिकल फिनोमिना, जियो फिजिकल फिनोमिनाज, तो उसमें इस बार क्या आया है, सुनामी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, 2024 का क्वेश्चन देखिए। 2024 में क्या है, ट्विस्टर आया है। ट्विस्टर क्या होते हैं? अच्छा एक बात याद रखिए, 2024 में आपका मूवी आया था ट्विस्टर, ठीक है। मूवी देखे होंगे ट्विस्टर, हॉलीवुड की मूवी है। तो कभी कभी यूपीएससी भी थोड़ा सा मूवीज़ देखता है, ठीक है। तो आपको ऐसे रेफरेंसेस काफ़ी मिलेंगे यूपीएससी के पेपर में, मतलब जो करंट में चाहे मतलब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही रिलेटेड क्यों ना हो, आपको रेफरेंसेस दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एकदम कट के यूपीएससी की तैयारी करनी है, कभी कभी यूपीएससी मूवी देखते देखते भी क्वेश्चन बनाता है, ठीक। जैसे 2024 में एक और फिनोमिना है, दो क्वेश्चंस हैं, क्लाउड बस्ट, ठीक है। क्लाउड बस्ट भी है, इस साल क्लाउड बस्ट काफ़ी न्यूज़ में है ना। देखा होगा आपने न्यूज़पेपर में, अभी लगातार हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में क्राइसिस जो है वो किसके कारण है, क्लाउड बस्ट के कारण, है ना, हैवी रेनफॉल के कारण, ठीक है। चलिए, तो इसलिए ये आपका जो तीसरा पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। सारे मतलब जियो फिजिकल फिनोमिनाज हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, है ना, फिर उसके बाद साइक्लोन्स, फिर उसके बाद सुनामी हो गया। ऐसे अलग अलग जो भी फिनोमिनाज हैं इनको आपको देखना है, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और है, जैसे आपका जो सुनामी है, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें एक और जगह पे कवर होती हैं, ठीक, और वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पार्ट में, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, जियो फिजिकल फिनोमिना होने के साथ साथ हमारे लिए क्या क्रिएट करती हैं, हजार्ड या फिर डिज़ास्टर क्रिएट करती हैं, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा वहाँ से भी लेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ से भी लेंगे, ठीक। तो चलिए बताइए क्या क्या कर सकते हैं, सुनामी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। सबसे पहले आपको सुनामी का कोई भी रेफरेंस याद है क्या? अच्छा तुम में से कोई भी 2004 का सुनामी का वो जान रहे हो, हजार्ड, पिक्चर नहीं, हजार्ड जान रहे हो, नहीं जान रहे हो? अच्छा सुनामी का रेफरेंस अभी कुछ महीनों पहले उसमें भी आया था, मतलब न्यूज़ में भी आया था, सुनामी इन न्यूज़ में था 2 महीने पहले। कहाँ पे मतलब हुआ था सुनामी, कहाँ पे जनरेट हुआ था? रशिया, ठीक है, रशिया में जनरेट हुआ था। और कहाँ इम्पैक्ट कर रहा था? यूएसए, ठीक है। तो उसके रेफरेंस में सुनामी का हमने एक रेफरेंस देखा था न्यूज़ में, ठीक है। सुनामी कैसे जनरेट होती है? सुनामी एक्चुअल में जनरेट होती है
आपके अर्थक्वेक के कारण, ठीक, अर्थक्वेक या फिर कोई भी प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन के कारण जो मैसिव लेवल पर वाटर को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो सुनामी से आप, तो सुनामी क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज सुनामी। तो आपका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इसी में ही कवर हो जाएगा, है ना। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, सुनामीज आर large powerful sea waves caused by sudden displacement of water, usually due to undersea earthquake, सुनामी बहुत बड़ी और शक्तिशाली समुद्री लहरें हैं जो पानी के अचानक विस्थापन के कारण होती हैं जो कि आमतौर पर समुद्र के सतह पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी जापानीज वर्ड सू है ना, सू क्या है, हार्बर, जो कोस्टल हार्बर्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्बर, ठीक, बंदरगाह, सू हार्बर। एंड नामी लहरें या फिर वेव्स, जापानीज वर्ड है सू और नामी, इससे मिलके बनी है, ठीक है। और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, जापान में, ठीक, जापान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्यों, क्योंकि जापान हमेशा भूकंप झेलते रहता है, वो एरिया जो है वो भूकंप प्रोन है, बहुत ज़्यादा भूकंप प्रोन है, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे क्वेश्चन बोला गया है, ये पूरा फुल्ली टेक्निकल, मतलब ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको कम्प्लीटली आप ज्योग्राफी से ही बना पाएंगे, ज्योग्राफिकल नॉलेज से, ठीक है। तो व्हाट आर सुनामीज क्या होती हैं, ये इसका आप डेफिनेशन लिख दिए, है ना। अगर आपको कोई रेफरेंस पता है, लेटेस्ट रेफरेंस अगर पता है कि कहाँ पे जनरेट हुआ या फिर कहाँ पे आपने न्यूज़ में पढ़ा, तो उसको आप ये तीसरे लाइन में बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि जैसे हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म, ठीक है, हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म। तो हाउ के लिए क्या है, सबसे पहला चीज़ जो है हाउ है, कैसे फॉर्म होती है, और वेयर, ठीक, वेयर के लिए क्या करेंगे, आप एक मैप बनाएंगे, वेयर के लिए क्या करेंगे, आप एक मैप बनाएंगे और उन लोकेशंस को दर्शाएंगे। जैसे कि आपका जो रिंग ऑफ फायर, जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, है ना, जैसे कि ये हमारा जैसे वर्ल्ड मैप है, ठीक। तो जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो हमारा ये वाला लोकेशन जो है, ठीक, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा
अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स हैं और यहाँ पे वल्कनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमको कि ये रिंग ऑफ फायर क्यों है। ठीक, नाम अच्छा है ना नाम अच्छा है ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या जिम्मेदार है, जैसे आपने अभी लिखा है ना, ये क्या है, भूकंप के झटकों के कारण होती है। ठीक है, अब एक और डायग्राम बनाएंगे। पहला डायग्राम जो आप बनाएंगे आप उस किसके लिए बनाएंगे, इसके रिंग ऑफ फायर। अच्छा, मतलब इसमें और भी जगह हैं, केवल रिंग ऑफ फायर नहीं है। फिर उसके बाद ये वाला आप एरिया दर्शाएंगे, है ना, फिर आप ये वाला एरिया दर्शाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या हैं, कोस्टल बाउंड्रीज हैं, मतलब प्लेट बाउंड्रीज हैं। ठीक है, तो जहाँ पे प्लेट बाउंड्री होगा और जो अंडर सी होगा, जो आइलैंड टाइप का होगा, है ना, जहाँ पे आपका बाउंड्रीज जो हैं वो ओशियनिक प्लेट जो होती हैं उसके कारण होगा, तब वहाँ पे सुनामी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, मतलब आपका ओशन प्लेट बाउंड्रीज हैं, इसलिए। ठीक, अभी हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेयर का। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे हाउ। हाउ के लिए देखिए, आपको एक इमेज बनाना है ऐसा। ठीक, ये आपका सरफेस है, ये आपका लैंड है। ठीक, और ये आपका क्या है, वाटर है। ये सी प्लेट है, ये आपका बाउंड्री है, कोई भी फ्रैक्चर पार्ट है जहाँ पे मतलब भूकंप क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक, एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। ठीक, कोई भी एपिसेंटर होगा जो समुद्र तल में होगा। ठीक है, समुद्र के सरफेस पे होगा, समुद्र फ्लोर में। ठीक, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है, अगर कोई भी एक झटका होता है तो यहाँ से क्या होता है, वेव्स जनरेट होते हैं। ठीक, कुछ वेव्स जनरेट होंगी, तो जो नॉर्मल वेव्स हैं आपको लगभग उसी के जैसा ये वेव दिखाई देगा। बस इसमें एक चीज़ जो चेंज हो जाता है वो है वेव एम्पलीट्यूड, नहीं वेव, हाँ, मतलब जो लेंथ होती है, वेव लेंथ जो होती है ना, जो टोटल वेव लेंथ है वो चेंज हो जाता है। जनरली एम्पलीट्यूड आपका कॉमन होता है। जो भी सुनामी होगा जो ओपन सीज में, ओपन सीज मतलब जो खुला समुद्र है, उसमें आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो 1 मीटर के अराउंड ही होता है। ठीक है, इससे आपको पता नहीं चलता है कि ये सुनामी वेव्स हैं या नॉर्मल वेव्स हैं। ठीक, लेकिन जब वो कोस्ट के पास आती हैं, चूंकि इनका वेव मतलब वेव लेंथ जो ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जो कोस्टल वाटर होता है इसको पहले खींचती हैं। ठीक है, तो आपको लगभग कुछ एरिया में क्या लगेगा, समुद्र वापस जा रहा है। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए, जस्ट होने वाला होगा उसके 5-10 सेकेंड, 5-10 मिनट पहले। ठीक है, और उसके बाद ये जो है क्या करता है, यहाँ पर स्ट्राइक करता है। ठीक, तो क्या होगा, जब इसमें एनर्जी क्या है, ऑलरेडी ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड सडनली आपका कोस्ट के पास राइज होता है। ठीक है, और ये जो वॉल है एक्चुअली में आपको ऐसा एक वॉल दिखाई देता है। ठीक है, 7 से 8 मीटर ऊंचा वॉल। ठीक है, पानी का एक वॉल दिखाई देता है। तो वो ऐसे फिर ट्रेवल करता है और ये यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक करता है। तो एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, वेव ब्रेक। ठीक है, एक्चुअल में ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होता है, वेव जो है वो ब्रेक होता है। इसको नाम भी क्या देते हैं, वेव ब्रेक। ठीक, और वेव ब्रेक के कारण क्या होगा, आपका वाटर जो है पेनिट्रेट करता है कोस्टल एरियाज़ में। अब देखो, इस चीज़ के प्रिवेंशन के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, प्रिवेंशन थोड़ी देर में देखेंगे, तो आपको ये समझ में आ गया कैसे होता है ये, है ना। इसका एग्जैक्ट जो फॉर्मेशन है और डायग्राम है, सारा चीज़ हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक आपको ये चीज़ याद रखना है कि जैसे समुद्र में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है ना, ज़्यादा, और मेनली क्या है, अर्थक्वेक है, वो क्या करता है, वाटर्स को यहाँ पे डिस्प्लेस करता है। ठीक, अब ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ इधर इधर मान के चलिए जैसे भी, तो उसके कारण क्या होगा, वेव जनरेट होगा, है ना।
वेव जनरेट होता है तो वो जनरली सबसे पहला जो इंडिकेशन होता है, कोस्टल वाटर रिसीड करता है, मतलब पीछे चला जाता है। ठीक है, क्यों पीछे जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब डिस्प्लेस्ड वाटर है तो पहले पानी खींचता है, फिर उसके बाद जो वेव है वो यहाँ पे ब्रेक होता है, जो उसके एम्पलीट्यूड से जब मैच नहीं हो पाता है तो वेव ब्रेक होता है कोस्ट के पास में, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वेव ब्रेक। ठीक है, और वेव ब्रेक के कारण क्या होता है? एक वॉल आपको क्रिएट होता है, वाटर का एक वॉल क्रिएट होता है, और ये पानी का मतलब जो है एक साथ ये क्या करती है? ट्रेवल करती है कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, अब इससे क्या क्या नुकसान होगा? अच्छा, हाँ, इसके साथ बोला गया है कि जैसे इसको उदाहरण के साथ समझाइए, है ना। तो उदाहरण में आप कुछ उदाहरण लिखेंगे, जैसे 2004 का मतलब इंडियन ओशन, है ना, इंडियन ओशन सुनामी 2004 में जो आया था, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ था वो इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडिया में तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के आसपास के एरिया में हुआ था। ठीक है, टोटल जो लाइफ जो है अफेक्ट हुआ था वो लगभग 2.4 लाख था, है ना। और जो भूकंप जो जनरेट हुआ था वो सुमात्रा आइलैंड के पास में, जिसका इंटेंसिटी था 9.1 रिक्टर। सुमात्रा आइलैंड, इंटेंसिटी 9.1। ठीक है, एक रीज़न ये हो गया। इसके साथ ही मान के चलो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनो आपका गर्म लावा है, गर्म लावा होगा तो यहाँ पे फिर से क्या होगा? डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो उसके कारण भी आपका क्या हो सकता है? सुनामी जनरेट हो सकता है। तो उसके लिए एग्जांपल लिखेंगे ज्वालामुखी विस्फोट, जो सेकंड है पॉइंट है ज्वालामुखी विस्फोट। ये इनिशिएशन किसी के कारण भी हो सकता है, हम आमतौर पर भूकंप लिखें और ज़्यादातर भूकंप के कारण ही होता है ना। अंडर सी वॉल्केनोस कभी कभी होते हैं, जिसका एक मेजर उदाहरण है टोंगा हुंगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 2022 में टोंगा हुंगा हपाई वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, ये एक आइलैंड का नाम है जिसके आसपास के एरिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह मतलब ज्वालामुखी का नाम है जिसके कारण क्या हुआ था? आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। और ये कि कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन के आसपास, पैसिफिक ओशन के आसपास कहीं पे। ठीक है, टोंगा हुंगा हपाई। ठीक है, फिर इसके बाद और एक चीज़ हो सकती है, जैसे कि मान के चलो बहुत बड़ा ग्लेशियर, ठीक है, अगर वाटर में चला जाता है, या फिर जैसे एवलांच होता है ना, बहुत तेज़ रिसीड करता है। ठीक है, उसके कारण क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है ना, आइस का बहुत बड़ा वॉल्यूम किस में जा रहा है? वाटर में जा रहा है, तो वो उस वाटर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, जिसके कारण आपका जो मतलब जो वेव्स हैं वो जनरेट होंगी, है ना। तो उसके कारण हो सकता है तो लैंडस्लाइड या फिर एवलांच लिख लेंगे, लैंडस्लाइड और एवलांच। मतलब लैंड पार्ट में भी हो सकता है, अगर कोई लैंड पार्ट में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। अगर लैंड पार्ट में हुआ तो लैंडस्लाइड, अगर ग्लेशियल पार्ट में हुआ तो मतलब ग्लेशियर। ठीक है, आइसबर्ग, हाँ, आइसबर्ग जैसे कोलैप्स होता है ना। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे 1958 1958
लिटुया, अलास्का में हुआ था, ठीक है। सुनामी, सॉरी, सुनामी, ठीक है। कहाँ जनरेट हुआ है? अलास्का में, ठीक। इसके अलावा भी एक हो सकता है जो है अगर मानव जनित हो, ठीक है, ह्यूमन मेड कोई भी, जैसे अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट किसी ने किया, अंडर वाटर सी विस्फोट किसी, मतलब अगर कभी हो जाता है तो उसके भी कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें निकलती है ना, न्यूक्लियर एनर्जी से, तो उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग लिख लेंगे, ठीक, इम्पैक्ट सारे। फिर इसके बाद है मतलब इसका कंसिक्वेंस क्या क्या होता है। तो मोस्टली कंसिक्वेंसेस कहाँ पे होंगे? कोस्टल एरियाज़ में होंगे। क्या क्या हो सकते हैं कोस्टल एरियाज़ में? हाँ, इम्पैक्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले जैसे अगर हम इकोनॉमी में बात करें, इकोनॉमी में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, आप ऐसे सोचते जाओ, है ना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हाँ, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? लोगों की लाइवलीहुड का सोर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है, प्लस कोस्टल इकोनॉमी कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है ना। प्लस जैसे कि उस एरिया में मतलब डिसीजेस, है ना, डिसीज़ फैलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर 2004 का सुनामी आया था तो उसके बाद वेरी हाई रेट ऑफ कोलेरा, है ना, डिटेक्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है इकोनॉमिक फ्रंट में? आपका जो कोस्टल वाटर है ना, मतलब जो मरीन वाटर है वो कोस्टल रीजन में इन्फिल्ट्रेट करेगा। उसके कारण क्या होगा, जो लैंड है वो सॉल्ट ब्रेकिस लैंड हो जाएगा, मतलब वो एग्रीकल्चर के लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए डैमेज हो जाएगा, है ना, प्रोडक्टिविटी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक। और क्या हो सकता है? क्रॉप्स को डैमेज करेगा, प्लस लाइवलीहुड जो डैमेज है वो तो है ही, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। प्लस इसके साथ में जैसे और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या डैमेज हो सकता है? इकोलॉजी में क्या डैमेज होगा? इकोलॉजिकल मरीन लाइफ डैमेज हो सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कोरल, है ना। कोस्टल क्या है? कोरल। जैसे मान के चलो जो 2004 का सुनामी आया था उसमें दो वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं ऑब्जर्व की गई। जैसे कि जिन एरियाज़ में मैंग्रोव प्लांटेशन थे, है ना, उन एरियाज़ में डैमेज कम हुआ था, है ना। जैसे हमारा जो इंडिया का ये कोस्टल एरिया पार्ट है ना, यहाँ पर अगर मान के चलो यहाँ पर मैंग्रोव प्लांटेशन है तो इस एरिया में डैमेज कम हुआ था। अगर यहाँ पे मैंग्रोव प्लांटेशन नहीं है तो वहाँ पे डीप पेनिट्रेशन हुआ था सुनामी का, ठीक है, और डैमेज बहुत अंदर तक गया था, ठीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मैंग्रोव। मैंग्रोव मतलब मैंग्रोव प्लांटेशन, मैंग्रोव ही बोलते हैं हिंदी में मेरे ख्याल से, मैंग्रोव ही होता है। मतलब ये सॉल्ट वाटर प्लांट्स होते हैं, सॉल्ट वाटर्स में ये डेवलप होते हैं, मतलब उन्हीं में ही पनपते हैं, ठीक है, ब्रैकिश वाटर में। सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं ये। जैसे कि आपने नाम सुना होगा सुंदरवन में सुंदरी प्लांट का नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो क्या है, एक मैंग्रोव प्लांट है, ठीक। फिर इसके साथ ही साथ जैसे लाइफ लॉन्ग आपका ट्रॉमा आपके साथ जुड़ जाता है। जो लोग वहाँ पे हैं वो लोग हमेशा कोस्टल वाटर से डरेंगे। कुछ लोग होते हैं फोबिया हो जाता है, कुछ मतलब अलग अलग साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है उससे उसको लोग झेलते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप वेरियस पॉइंट्स क्या है जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप जितने पॉइंट्स आप डेवलप करना चाहें जनरेट करने की कोशिश करेंगे उतना बेटर रहेगा। और उसको थोड़ा थोड़ा क्या है एग्जाम्पल्स के साथ आप सब्सटेंशिएट करते जाइए, बताते जाइए कि ये एग्जाम्पल ऐसा है, मतलब इस टाइम पे ये हुआ था, ये चीज़ें हैं, उनको रिलेट कर दीजिए बस, ठीक है। आज कंप्लीट करें कि कैसा करना है? बस यहीं तक।
चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग इकोनॉमिक मतलब इन्वायरमेंट का देखेंगे, उसके साथ में कंप्लीट कर लेंगे इसको, है ना। इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन है तो उसके साथ में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे आपका कितना क्वेश्चन बच रहा है? 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू क्लास।